नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हरीश वारिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्किसगंज, जिला सीहोर से आज हम कक्षा 12वीं का एकक 7 पी ब्लॉक के तत्व का भाग 1 समूह 15 नाइट्रोजन परिवार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जब हम आवर्त सारणी को देखते हैं तो पी ब्लॉक कहाँ है? आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था कि पी ब्लॉक हमारे आवर्त सारणी के सबसे दाईं ओर है, जो कि वर्ग, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि समूह 18 के पास एक पी ब्लॉक बना हुआ है। ठीक, तो आगे विस्तार से देखते हैं कि इनका सामान्य परिचय क्या है। पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 में रखे गए हैं। इनकी संयोजकता कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है NS2 NP 1 से लेके 6। क्यों ऐसा है? क्योंकि बाहरी कोश में पी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक इसमें सम्मिलित होते हैं। और इस पाठ्य में हम वर्ग 15, 16, 17, 18 का अध्ययन करेंगे, जो कि अधातु हैं, नॉन मेटल्स हैं। पीले रंग से दिखाई दे रहे हैं आर्सेनिक और एंटीमनी, जो कि उपधातु है, और एकमात्र इसमें धातु है वो है बिस्मथ। वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार, जिसे निकोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं निकोजन? क्योंकि इसके अधिकांश तत्व दम घुटने वाले उत्पन्न यौगिक होते हैं, इसलिए इसे हम निकोजन कहते हैं। नाइट्रोजन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS2 NP3। अब हम इनके तत्वों की बात करें। इस समूह में 5 तत्व हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको हम किस प्रकार से याद करें? इसकी एक ट्रिक है, नपास सभी, NAPAS SABBI, अर्थात N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक, SB फॉर एंटीमनी और BI बिस्मथ। नपास सभी ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। जैसा फास्फोरस को देखें, परमाणु क्रमांक 15, नियॉन का विन्यास +3s2 3p3, 1200 ppm भूपटल में इसकी मात्रा पाई जाती है। आर्सेनिक परमाणु क्रमांक 33, ऑर्गन का विन्यास के साथ 3d10 4s2 और 4p3 बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटीमनी Sb परमाणु क्रमांक 51, क्रिप्टॉन का विन्यास के साथ 4d10 5s2 5p3, 1 ppm मात्रा, क्योंकि ये दुर्लभ तत्व हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। बिस्मथ एकमात्र धातु है। Bi परमाणु क्रमांक 83, जीनॉन का विन्यास के साथ 5d10 6s2 और 6p3 होता है। हम बात करते हैं कि समूह 15 के सामान्य भौतिक गुण क्या होते हैं। जैसे इस सारणी में आप देख रहे हैं गुण, उनकी प्रवृत्ति क्या है और उस प्रवृत्ति का कारण। सबसे पहले बात करते हैं धात्विक लक्षण। समूह में या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं। बिस्मथ एकमात्र धातु है। परमाणिक और आयनिक त्रिज्या की बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी आयनिक त्रिज्या क्रमशः बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि कक्षकों की संख्या में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। अब बात करते हैं आयनन विभव की। आयनन विभव, जैसे आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, इसी के साथ साथ विद्युत ऋणता भी ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। और आयनन विभव का कारण क्या है? परमाणिक त्रिज्या और परिलक्षण प्रभाव सतत बढ़ता जाता है, इसलिए आयनन विभव नाइट्रोजन से बिस्मथ तक लगातार घटता है। विद्युतता की बात करें
ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। परमाणुक त्रिज्या और परीक्षण प्रभाव भी लगातार बढ़ता जाता है। इसलिए ये कहें कि नाइट्रोजन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, जबकि बिस्मथ सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व है। अब बात करते हैं इनके गलनांक और कथनांक की। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके गलनांक कथनांक में वृद्धि होती है, क्योंकि विद्युत धनात्मकता धात्विक गुण बढ़ता है। एंटीमनी और बिस्मथ का गलनांक आर्सेनिक से कम है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि अक्रिय युग्म प्रभाव अधिक क्रियाशील हो जाता है। अब अपरूपता की बात करें, नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के कई अपरूप होते हैं। फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं, सफेद फास्फोरस, काला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। आर्सेनिक के पीला, स्लेटी तथा काला। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से दिखता है कि ये आपको फास्फोरस, सफेद फास्फोरस एक चतुष्फल की संरचना में है, जबकि रेड फास्फोरस आपका एक चतुष्फलकी के साथ बहुलक रूप में पाया जा रहा है, जो F क्रमांक का चित्र है। इसी प्रकार से आर्सेनिक के 2 अपरूप दिख रहे हैं आपको, पीला, स्लेटी तथा काला। यह भी एक बहुलक रूपी संरचना पाई जाती है। एंटीमनी के 2 अपरूप है, पीला जो अल्फा है कहलाता है, काला तथा बीटा कहलाता है। संरचना देखें तो अल्फा की संरचना में हम देखते हैं कि यह एक एंटीमनी परमाणु 4 परमाणुओं से घिरा हुआ होता है। यह चतुष्फल की संरचना के रूप में पाया जाता है, जबकि बीटा एक परमाणु 3 एंटीमनी परमाणु से जुड़ा होता है। यह एक त्रिकोणीय व्यवस्था या षटकोणीय व्यवस्था के रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -3, +3 और +5 है। आकार तथा धातु लक्षणों में वृद्धि के कारण जब हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो -3 जो ऑक्सीकरण अवस्था है, इसकी प्रवृत्ति घटती जाती है। ऐसा इसलिए है कि अक्रिय युग्म प्रभाव अधिक क्रियाशील हो जाता है। बिस्मथ की अगर हम बात करें तो बिस्मथ -3 ऑक्सीकरण अवस्था का कोई यौगिक शायद ही हमें दिखाई देता है। वर्ग में जब हम नीचे जाते हैं तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। बिस्मथ 5 का एकमात्र यौगिक बनाता है, वो BiF5 बनाता है। वर्ग में +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व में कमी तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था अक्रिय युगल प्रभाव के कारण स्थायित्व में वृद्धि होती है। यह इसका कारण है कि +3 अधिक स्थायी होता जाता है। अब हम बात करें, नाइट्रोजन एकमात्र अपवाद स्वरूप है जो -3 से लेकर +5 तक के विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक दर्शाता है। जैसे आप सारणी में देख रहे हैं कि +5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। तो हम अगर देखें तो +5 के रूप में N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन के रूप में +5 ऑक्सीजन अवस्था होती है। +4 की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, NO2 और N2O4। +3 में देखें तो HNO2 अर्थात नाइट्रस अम्ल, NO2 माइनस नाइट्रेट आयन, NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, +2 NO मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड। +1 की बात करें N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, H2NO2 के साथ साथ N2O2 माइनस HNF2 और शून्य अवस्था में N2 यौगिक होता है जो गैस प्रकृति में पाया जाता है, जो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में होती है। -1 NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2F अमीन फ्लोराइड। -2 देखें N2H4 हाइड्राजीन, -3 NH3 अमोनिया, NH4+ अमोनियम आयन और NH2- आयन के रूप में -3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। अब इसके साथ साथ क्योंकि नाइट्रोजन परिवार का पहला सदस्य है तो यह कुछ मामलों में असामान्य गुण या व्यवहार भी दर्शाता है, जैसे आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था। अब इसका कारण क्या है? नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार
का कारण है नाइट्रोजन का आकार एक तो छोटा होता है, इसकी विद्युत ऋणता उच्च होती है, साथ ही साथ इसकी उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण वर्ग के अन्य सदस्य से भिन्न होती है। नाइट्रोजन के स्वयं के साथ छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है के साथ ये p/p बहुआबंध बनाने की विशेष प्रवृत्ति रखता है, इसलिए यह असामान्य गुण दर्शाता है। अब बात करते हैं समूह 15 के रासायनिक गुण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनके हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता क्या होती है। जब समूह 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो वो हाइड्राइड बनाते हैं। वर्ग 15 के सभी तत्व EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जहां E क्या हो सकता है, इस समूह के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हो सकते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं? NH3 जो अमोनिया कहलाता है, PH3 फॉस्फीन कहलाता है, ASH3 आर्सेन कहलाता है, SbH3 स्टबीन कहलाता है, BiH3 बिस्मथीन कहलाता है। और इन सभी में sp3 संकरण पाया जाता है। जैसे आप अमोनिया का यहाँ संकरण देख रहे हैं, इसमें एक एकांकी युग्म होता है और इसका बंध कोण 160 डिग्री और इसमें sp3 संकरण होता है। सभी में ऐसा ही होता है संकरण, लेकिन जैसे जैसे हम NH3 से BiH3 तक जाएंगे तो इनका बंध कोण लगातार घटता जाता है। अब के साथ साथ अब देखें इनके गुणों में क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं। स्थायित्व की बात करें, हाइड्राइडों का स्थायित्व NH3 से BiH3 तक घटता है, जो कि उनकी बंध वियोजन एंथैल्पी से प्रेषित किया जा सकता है, अर्थात M-H की आबंध शक्ति घटती है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, बिस्मथ और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, तो इनकी आबंध शक्ति लगातार घटती है, तो इनका स्थायित्व भी घटता जाता है। अपचायक गुण की बात करें, हाइड्राइडों का अपचायक गुण NH3 से BiH3 तक बढ़ता है। इसका क्रम देखें, NH3, PH3, AS3, SbH3 और Bi, ये अपचायक गुण अर्थात हाइड्रोजन मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए हम ये कहें कि BiH3 सबसे अच्छा अपचायक होगा, जबकि NH3 दुर्बल अपचायक है। क्षारीय गुण की बात करें, क्षारीय प्रवृत्ति NH3 से BH3 तक कम होती जाती है, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता में कमी होती है। इसलिए हम ये कहें कि NH3 अच्छा लुईस क्षार है, BiH3 दुर्बल लुईस क्षार है। ठीक है। अब अगला रासायनिक गुण है ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ये सभी तत्व दो प्रकार के ऑक्साइड अर्थात E2O3 तथा E2O5 बनाते हैं। तत्व की उच्च ऑक्सीजन अवस्था का ऑक्साइड निम्न ऑक्सीजन अवस्था के ऑक्साइड की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिक ऑक्सीजन अवस्था यानी E2O5 अधिक अम्लीय होंगे, जबकि E2O3 प्रकार के ऑक्साइड कम होंगे। वर्ग में नीचे जाने पर अम्लीय गुण घटता है, क्योंकि धात्विक लक्षण बढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस E2O3 प्रकार के ऑक्साइड पूर्णतः अम्लीय है, जबकि आर्सेनिक तथा एंटीमनी के उभयधर्मी है और बिस्मथ के प्रबल क्षारीय है। आगे बात करते हैं हैलोजन के प्रति इनकी क्रियाशीलता कैसी होती है। इन तत्वों की अभिक्रियाओं में हैलाइड की दो श्रेणियां बनती हैं, EX3 तथा EX5 बनती है। नाइट्रोजन की संयोजकता कोश में d ऑर्बिटल अनुपस्थिति के कारण ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि NCl5 नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल नहीं है। पेंटा हैलाइड ट्राइहैलाइडों की अपेक्षा अधिक संयोजी होते हैं। नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्वों के ट्राइहैलाइड स्थायी होते हैं। नाइट्रोजन केवल NF3 ही स्थायी है। BiF3 के अतिरिक्त सभी ट्राइहैलाइड मुख्य रूप से संयोजी प्रकृति के होते हैं। EX3 तथा EX5 में sp3 और sp3d संकरण होते हैं। इनकी ज्यामिति क्रमशः जो है sp3 में पैरामिडी होगी और जबकि sp3d संकरण में त्रिकोणीय द्विपैरामिडी होगी। NCl की हम देख रहे हैं आकृति, NCl में एक एकांकी युग्म है और 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हैं, तो यह sp3 संकरण तो है, आकार चतुष्फल की होना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ पैरामिडी होता है, क्योंकि अगर एकांकी युग्म हम छुपाएं तो बंद युग्म की बात करें तो यह पैरामिडी होगा। जबकि PCl5 की हम बात कर रहे हैं तो PCl5 की जो आकृति है वो त्रिकोणीय द्विपैरामिडी है। अब नाइट्रोजन फास्फोरस के किस प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में हम चर्चा करते हैं।
डाइनाइट्रोजन का विरचन कैसे होगा, इनको कैसे बनाएंगे। डाइनाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है। पहले द्रव नाइट्रोजन जिसका कथनांक 77 से केल्विन है, आश्रित होती है, -77, ठीक है। ऑक्सीजन कथनांक 90 केल्विन शेष रह जाती है। प्रयोगशाला में हम जब नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जैसे आप अभिक्रिया में देख रहे हैं, NH4Cl का जलीय विलयन, सोडियम नाइट्राइट NaNO3 का जलीय विलयन, एक्वा से जब इनकी दोनों के आपस में क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जल बनता है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन में रह जाता है। इस अभिक्रिया में यदि थोड़ी मात्रा में हम NO तथा HNO3 भी बनते हैं, इन अशुद्धियों को गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन से प्रभावित करके दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। इसे अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया का विचलन कैसे करेंगे। व्यापक स्तर पर हमने अमोनिया को हैबर प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। नाइट्रोजन 1:3 हाइड्रोजन को जब हम क्रिया कराते हैं, चूंकि यह एक उत्क्रमणीय प्रकरण है, 2NH3 अमोनिया गैस के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही साथ इसमें एंथैल्पी निकलती है जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, -46.1 किलो जूल प्रति मोल की ऊर्जा मुक्त होती है। ली शार्ट्रे सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब अमोनिया निर्मित करने के लिए अनुकूल होता है। अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां 200 × 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडल दाब के साथ साथ 700 केल्विन ताप पर और थोड़ी सी मात्रा में K2O तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम एल्यूमिना कहते हैं, युक्त आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं ताकि साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर बढ़ाई जा सके। चित्र में देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कंप्रेशर एक है जिसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन को लेकर कंप्रेशर के माध्यम से हम एक कक्ष में भेजते हैं जो उत्प्रेरक कक्ष कहलाता है, जिसमें मोलिब्डेनम के साथ साथ लोहे का चूर्ण रखा होता है। जब इसमें उत्प्रेरक कक्ष में क्रिया होती है तो अमोनिया प्राप्त होता है जो कि गैस के रूप में होती है। जब यहाँ से गैस निकलती है तो हम दूसरे कक्ष में देखते हैं जिसे हम कहते हैं द्रवीकरण लिक्विफिकेशन चैम्बर। तो इसमें जल भरा होता है, साथ ही साथ सर्पिलाकार पाइप दिख रहे हैं और ये सर्पिला आकार पाइप उस अमोनिया गैस को द्रवित कर देते हैं और अमोनिया द्रव के रूप में हमें प्राप्त होती है। चूंकि इसमें बहुत सारी गैसें अभी भी द्रवित नहीं हुई हैं, उन्हें फिर से कंप्रेशर से सर्कुलेशन करके हम फिर से उसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं और इस प्रकार से ये अमोनिया का हैबर प्रक्रम लगातार सतत चलता रहता है। अब अमोनिया के उपयोग की बात करें। अमोनिया एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजन यौगिक है जिसका उपयोग हम उर्वरक के उत्पादन में अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट तथा अमोनियम सल्फेट तथा कुछ अकार्बनिक यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। महत्वपूर्ण तो हम इसके उर्वरक बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें से नाइट्रिक अम्ल एक प्रमुख है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं और जो शीतगृह हैं उसमें हम ठंडे करने के लिए हम आजकल फ्लोरीन की जगह द्रव अमोनिया का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड किस प्रकार के हैं। जैसे आप सारणी में देख रहे हैं, मैंने इसे सारणीबद्ध इसलिए किया है कि ताकि आपको आसानी से इनके गुण बनाने की विधि और सूत्र पता हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसमें N2O सूत्र है, ऑक्सीजन अवस्था +1 है। बनाने के लिए हम अमोनियम नाइट्रेट के जब क्रिया कराते हैं तो हमें डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह एक रंगहीन उदासीन गैस है। दूसरा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसकी ऑक्सीजन अवस्था +2 है। सोडियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब क्रिया कराते हैं तो हमें फेरिक सल्फेट प्राप्त होता है फेरस सल्फेट की जगह, और साथ ही साथ सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त होता है, जल निकलता है, और NO प्राप्त होता है। NO का गुण एक रंगहीन गैसीन उदासीन गैस है। तीसरा देखते हैं डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 या नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड +3 इसकी ऑक्सीजन अवस्था है। बनाते कैसे हैं? NO अर्थात नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की क्रिया N2O4 के साथ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं,
250 डिग्री पर हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मिलता है। यह एक नीला ठोस अम्लीय ऑक्साइड है। अगले बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन NO2 प्लस ऑक्सीजन अवस्था +4। लेड नाइट्रेट का जब हम तापीय अपघटन करते हैं 673 केल्विन पर तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और PbO बनता है। यह एक भूरी रंग की गैस है और अम्लीय प्रकृति की है। ठीक है, फिर अगला है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड N2O4 +4 ऑक्सीजन अवस्था है, NO2 N2O4 बनता है। यह रंगहीन ठोस द्रव और अम्लीय है। आखिरी बात करें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 या नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड +5 ऑक्सीजन अवस्था होती है। नाइट्रिकम के साथ साथ P4O10 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें HPO3 यानी फॉस्फोरस मेटाफॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होता है प्लस N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऑक्साइड बनता है जो कि रंगहीन ठोस और अम्लीय प्रकृति का है। इसकी संरचना देखें। सबसे पहले की संरचना N2O 2 डबल बॉन्ड है जिसकी बंध लंबाई बी की देखें NO ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ N2O3 की संरचना देखें सी में बंध कोण 105 डिग्री, बंध लंबाई 1.14 आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि NO2 की जो लंबाई है इनके बीच का बंध कोण 129.8 है। NO2 की बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो बंध लंबाई 1.197 आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसका बंध कोण 134.3 आर्मस्ट्रॉन्ग है। N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जब बात करें, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड सॉरी, तो इसकी नाइट्रोजन के बीच का बंध कोण 1.78 आर्मस्ट्रॉन्ग है। जबकि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करें तो NON की जो बंध लंबाई है बंध कोण है 114 डिग्री होता है। अब फास्फोरस के अपरूप की बात करते हैं। फास्फोरस के प्रमुख 3 अपरूप थे जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। अब श्वेत अपरूप फास्फोरस क्या है? श्वेत फास्फोरस एक परभासी श्वेत मोमी ठोस है। यह विषैला, जल में अविलय परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में विलय है तथा अंधेरे में दीप्त होता है। यदि हम इसे अंधेरे में देखेंगे तो यह इसमें चमक उत्पन्न होती है। इसे हम रसो संदीप्ति कहते हैं। अक्रिय वायुमंडल में यह उबलते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुलकर फॉस्फिन देता है। देखिए P4 सफेद फास्फोरस है। ये इसकी संरचना देख रहे हैं आप, 3NaOH + 3H2O PS3 फॉस्फिन बनाता है और NaH2PO2 बनाता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो P4 अणु में कोणीय तनाव के कारण जिसमें कोण केवल 60 डिग्री का होता है। श्वेत फास्फोरस कम स्थायी है, सामान्य परिस्थिति में दूसरे ठोस प्रवस्था से अधिक क्रियाशील होता है और वायु में जैसे ही इसे खुला छोड़ते हैं तो तेजी से आग पकड़ लेता है। इसीलिए सफेद फास्फोरस को हम पानी में संरक्षित करते हैं। P4O10 के सघन श्वेत ध्रुव देता है जब ये तेजी से आग पकड़ता है, इसीलिए इसे होम सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसी अभिक्रिया होती है? P4O10 जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, दहन होता है, P4O10 बनाता है। यह एक विभक्त चतुष्फल की संरचना वाला होता है। लाल फास्फोरस की बात करें, लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस को जब अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म करने से हमें प्राप्त होता है। जब लाल फास्फोरस को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो काले फास्फोरस की प्रवस्थाओं की श्रेणियां प्राप्त होती हैं। लाल फास्फोरस लोहे जैसे दूसरा चमक वाला होता है। यह गंधहीन अविशेला होता है जबकि सफेद फास्फोरस विशेला होता है। यह जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अविलय है जबकि वह सफेद फास्फोरस विलय होता है। रासायनिक रूप से यह लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है। यह अंधेरे में दीप्त नहीं होता। यह बहुलकी होता है जिसमें P4 चतुष्फलक श्रृंखलाओं के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। अब अंतर की बात करें, श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में क्या अंतर है? अगर हम इनकी गंध की बात करें तो यह लाल फास्फोरस गंधहीन होता है जबकि श्वेत फास्फोरस की लहसुन के समान गंध होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में विलयता की बात करें तो यह का अविलय होता है जबकि सफेद फास्फोरस पूर्णतः विलय होता है। वायु में यह कोई क्रिया नहीं करता जबकि सफेद फास्फोरस वायु में से तुरंत क्रिया करके आग पकड़ लेता है और अंधेरे में यह चमकता है। विषैलापन,
लाल फास्फोरस विषैला नहीं है, जबकि यह विषैला है। क्रियाशीलता यह कम क्रियाशील है, जबकि यह अधिक क्रियाशील है। क्लोरीन के साथ गर्म करने पर यह संयोग करता है और यह सरलता से सफेद फास्फोरस PCl3 और PCl5 बनाता है। NaOH के साथ यह लाल फास्फोरस कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म करने पर यह फॉस्फेन गैस उत्पन्न होता है। अब नाइट्रोजन के ऑक्सीजन की बात करें, देखिए नाम, सूत्र और संरचना। हाइपोनाइट्रस H2NO2 संरचना देख रहे हैं, 2 OH के बीच में 2 N यानी द्विक्षारीय है। हाइड्रोनाइट्रस एसिड H4N2O4, नाइट्र जो प्रमुख है वो नाइट्रस एसिड है। HNO3 संरचना देखें, OH और NO के बीच में डबल बॉन्ड, यह एक क्षारीय है। पर नाइट्रस एसिड HOONO, और एक और प्रमुख नाइट्रिक अम्ल है नाइट्रिक एसिड HNO3, जिसने आपने लैब में देखा होगा, ठीक है, O- N डबल बॉन्ड प्लस और OH। पर नाइट्रिक एसिड HNO4। फास्फोरस के प्रमुख ऑक्सीजन अम्ल की बात करें, सबसे पहला है H3PO2, फास्फोरस की +1 ऑक्सीजन अवस्था, ये एक क्षारीय है। संरचना देख रहे हैं चतुष्फल के रूप में, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक H बाएं एक H दाएं और एक, इसलिए यह OH एक है, इसलिए यह एक क्षारीय है, मोनोबेसिक है। दूसरा है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, फास्फोरस की +4 ऑक्सीजन अवस्था है, एक OH, 2 OH, 3 और 4 OH के साथ साथ 2 फास्फोरस के साथ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में होते हैं। यह चतुष्क्षारीय है क्योंकि 4 OH हैं, जैसा टेट्राबेसिक कहलाता है। फास्फोरस अम्ल की बात करें जो महत्वपूर्ण है, H3PO3, फास्फोरस की +3 ऑक्सीजन अवस्था है, डायबेसिक है 2 OH होने की वजह से। अगला देखें H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ट्राइबेसिक है क्योंकि 3 OH समूह है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जब फॉस्फोरिक एसिड को के 2 अणु को मिलाते हैं और उसमें से एक जल अणु निकाल देते हैं तो हमें H4P2O7 मिलता है। फास्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 4 OH होने की वजह से यह टेट्राबेसिक होता है। चलिए, उम्मीद है आपको ये समूह 15 अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।